हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडी सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 29। हमने लास्ट क्लास में एक चार्ट देखा था जिसमें कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या प्रोसेस है, क्या मेथड्स हैं, क्या सोर्सेज हैं, ये सारी चीजों का एक छोटा सा चार्ट हमने देखा था और कहा था कि इसके बारे में डिटेल्स हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम रिक्रूटमेंट से। फर्स्ट है हमारा रिक्रूटमेंट। इसमें दो तरह के सोर्सेज हमने देखे थे, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल में हमने देखा था कि हम अंदर से ही जब रिक्रूटमेंट करते हैं, दैट मीन्स हमारे पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उसी को हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं अनदर पोस्ट के लिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। बाहर से जब एम्प्लॉइज को लेते हैं, न्यू कैंडिडेट्स को लेते हैं, तो हम उसे एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, अब ये जो सारी बातें मैंने लिखी है ना, इसके पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आया था, वो पूछ रहे थे कि मैम ये जो आप डिटेल्स लिखती है, क्या इतने में हमारा कंप्लीट नोट्स हो जाएगा? तो नहीं बच्चों, ये जो डिटेल्स हैं, जो आपका एक पैराग्राफ का डीलिंग रहती है, तो वो एक पैराग्राफ में ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है और इस लाइन के बेसिस पर आप अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो कर सकते हो। पूरे पैराग्राफ में ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन होती है, जो आपके पॉइंट है उसका मेन डिस्क्रिप्शन, मेन जो पॉइंट आपको कहना चाह रहा है वो यही होता है। ठीक है, तो जो बच्चों को पास होने की प्रॉब्लम होती है ना कि भाई हम पास कैसे होंगे मैम, हमारे तो पास मार्क्स भी नहीं आते, तो वो बच्चे स्पेशली इस पे फोकस करना, वो कम से कम इतना जरूर पढ़ लेना, उसके बाद आप आगे डीलिंग पे जाना। और जिन बच्चों को 80-90% मार्क्स आते हैं, उनको और ज्यादा अचीव करना है, वो इनको बेस बना करके पूरी बढ़िया से डीलिंग करना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर हमने देखा था, इंटरनल सोर्स में दो चीजें होती है, फर्स्ट इज ट्रांसफर एंड सेकंड इज प्रमोशन। तो ट्रांसफर क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉइज हॉरिजॉन्टली ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जब हॉरिजॉन्टली हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज का शिफ्टिंग करते हैं। और प्रमोशन में क्या होता है? वर्टिकली, मीन्स लेवल्स चेंज होते हैं। आप पहले लोअर लेवल में थे, फिर मिडिल में गए, फिर आपके टॉप लेवल पर प्रमोशन हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे प्रमोशन हुए, ठीक है, और ये ट्रांसफर हो गया। अब इसके फायदे क्या होते हैं? हमारा जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्यों हमें करना चाहिए? तो पहला, मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को। जो हमारे लोअर लेवल पर एज ए स्टाफ, जो क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, सुपरवाइजर के जगह पर जो काम कर रहे थे, हम उन्हें मैनेजर बना रहे हैं। तो क्या होता है, वो मोटिवेट होते हैं कि भाई हम और अच्छा काम करेंगे तो हमें क्या होगी, जो है पोस्ट हमें अच्छी मिलेगी। तो क्या होता है, वो मोटिवेट हो जाते हैं जब हम इंटरनली रिक्रूटमेंट करते हैं। जैसे मान लो कि आप अपने क्लास में किसी को मॉनिटर बनाया जाता है, ठीक है, जो आप 30-40 बच्चों की क्लास होती है, तो 30-40 बच्चों में किसी को अगर मॉनिटर बनाया जाता है, तो अपने आप में प्राउड फील करते हैं ना कि हाँ भाई हमने कुछ अच्छा किया होगा, तभी इतने लोगों के बीच में से जो है हमें मॉनिटर चुना गया। आप मोटिवेट होते हो, फिर आप क्या करते हो, और अच्छे से काम को करते हो ताकि आगे के और बेस्ट पोस्ट के लिए आपको चुना जा सके। तो मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉइज। सिंपल प्रोसेस होती है, आपको अंदर से क्या करना है, एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना होता है, ट्रेनिंग को फिर प्रमोट किया जाता है, ये मेरिट्स होते हैं। डीलिंग विद इंटरनल इश्यूज, अगर आपके पास ओवर स्टाफिंग है तो आप क्या करते हो, इंटरनल से ही उसका ट्रांसफर या प्रमोशन कर देते हो, तो वो इंटरनल इश्यूज भी खत्म हो जाते हैं। इकोनॉमिकल होता है, कोई भी बिजनेस जो किया जाता है तो वो अपने प्रॉफिट को बहुत ज्यादा देखता है, ठीक है। तो ये जो होता है एक इकोनॉमिकल इशू है, मीन्स इसमें खर्चा जो होता है वो कम आता है, क्योंकि आप प्रोसेस से बच जाते हो ना। जितनी आपको प्रोसेस करनी है, नए एम्प्लॉयज को बुलाना, फिर उनको सेलेक्ट करना, ये सारी चीजों से आप बच जाते हो, तो इकोनॉमिकल होता है वो। लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर, यहाँ पर एम्प्लॉयज का जो है एक जगह से दूसरे जगह जाना जो होता है वो कम हो जाता है, उनका टर्नओवर रुक जाता है। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं तो वो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज अच्छे से काम को करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अगर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, दैट मीन्स हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। अब हर चीज में कुछ मेरिट्स होते हैं तो कुछ डिमेरिट्स जरूर होते हैं। तो अब अगर हम इंटरनली रिक्रूटमेंट करते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ सकती हैं? तो सबसे पहला, हमारे पास चॉइस लिमिटेड होती है। मान लो कि अगर
हमें किसी पोस्ट के लिए सपोज दैट टीचर से प्रिंसिपल के पोस्ट, वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए अगर स्कूल को रिक्रूटमेंट करनी है तो क्या होगा कि उसके पास एरिया लिमिटेड है। 20, 30, 40 टीचर्स में से 10 टीचर्स को लिया गया कि भाई इसमें से ही हमें वाइस प्रिंसिपल बनाना है, तो लिमिटेड चॉइस होती है। लेकिन बाहर से अगर हम देते हैं एप्लीकेशन कि हाँ आप लोग जो है अप्लाई करो फॉर वाइस प्रिंसिपल पोस्ट, तो बहुत सारे हमारे पास कैंडिडेट्स आ जाते हैं। लिथार्जिक एम्प्लॉयज, हमारे एम्प्लॉयज सुस्त हो जाते हैं, स्लीपी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिससैटिस्फैक्शन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज, आपस में ही कि भाई उसे प्रमोशन मिल गई, हमें नहीं मिली, तो आपस में कहीं ना कहीं वो डिससैटिस्फैक्शन का कारण बन जाता है। नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइजेस, अगर नए एंटरप्राइज में ही बार बार ट्रांसफर या प्रमोशन होता रहेगा तो वो सही नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सारे क्या हो गए, इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स और डिमेरिट्स है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में जैसे इंटरनल में दो चीजें थी, ट्रांसफर और प्रमोशन, तो एक्सटर्नल सोर्सेज में ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ये हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था। अब इसकी डीलिंग, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हम एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या करते हैं, सबसे पहला डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि ऑफिस के गेट पर या फिर नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दी जाती है कि हाँ इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या है, जॉब वेकेंट है। नेक्स्ट होता है कैजुअल कॉलर्स, कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशंस ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स। ये इसकी प्रॉपर डीलिंग नहीं है बच्चों, ये लाइन से आप पूरी डीलिंग को ध्यान में रख करके क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशंस, बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक पोस्ट के लिए, हमें एक मैनेजर की पोस्ट के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो मैनेजर की पोस्ट के लिए हमारे पास 500 एप्लीकेशन आ गए, ठीक है। 500 एप्लीकेशन में हमें मान लो कि 5 एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेस के लिए 5 मैनेजर के पोस्ट के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, उसके लिए 500 एप्लीकेशन हमारे पास आ गए, कुछ छट गए, ठीक है। क्या किए हम लोग, जब उसको सिलेक्ट करने जाते हैं, वो सारे प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, तो हमने क्या किया कि कुछ एम्प्लॉयज को रखा और बाकी में कुछ बहुत अच्छे कैंडिडेट्स थे कि जिनको कि हम फ्यूचर में यूज कर सकते थे, तो हमने क्या किया, उनके रिज्यूमे को, उनके सीवी को संभाल करके रख दिया। तो वो सीवी क्या होता है कि जब हमें फिर से जरूरत पड़ती है तो उनको निकाल करके हम क्या करते हैं, उन एम्प्लॉयज को कॉल करके बुलाते हैं कि हाँ अगर आपने कहीं और जॉब नहीं की है या फिर आप हमारे फर्म में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप आकर के जॉब कर सकते हैं। तो वही होती है पेंडिंग एप्लीकेशंस, जो सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी एप्लीकेशन रख दी जाती है, फिर रिक्वायरमेंट पड़ने पर फ्यूचर में कॉल किया जाता है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप जानते हो, टीवी है, न्यूज़पेपर है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को बुला सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अब देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है कि जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जिनको जॉब की जरूरत होती है, वो लोग को अपना बायोडेटा देना होता है। तो ये एक क्या करता है ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करता है, एक लिंक बनाता है बिटवीन द जॉब सीकर एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है और जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं, तो उनके बीच में एक लिंक बनाता है, उनको बोलता है कि आप अपना बायोडेटा दे सकते हो। प्लेसमेंट एजेंसीज, प्लेसमेंट एजेंसीज से तो आपको नाम से समझ में आ रहा है, एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, कि भाई जो लोग अपना सीवी दे रहे हैं, जो लोग अपना बायोडेटा दे रहे हैं, तो उसमें से जिनका जो है बायोडेटा मैच करता है कि हाँ हम जो मतलब किसी दूसरी कंपनीज की क्या हो गई कि जॉब के लिए एप्लीकेशन आई, उनका सारा डेटा है, पर्टिकुलर एक प्लेस है, तो उस प्लेस से रिलेटेड सारा कुछ जिसका जैसे मैच करता है, उस हिसाब से क्या किया जाता है, उसे वो जॉब ऑफर की जाती है। तो ये क्या करते हैं ना, इनका क्या काम होता है, ये सारी डिटेल्स बताते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर आप ये जो आपका सीवी है, ये इस जॉब के लिए सुटेबल है, ये पर्टिकुलर प्लेस आपका है जहाँ पे आपका जो है सारा कुछ मैच कर रहा है। तो ये जो होते हैं ना, ये एक मिडिलमैन का काम करते हैं, सेम बिटवीन द जॉब सीकर एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड फॉर दैट सर्विस दे विल चार्ज सच अमाउंट। ये क्या करते हैं, कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे, ठीक है, जिसको कि क्या करना होता है, जो लोग जॉब करने वाले हैं उनको पे करना पड़ता है कि हाँ भाई आप हमें जॉब दिला रहे हो तो हम आपको ये अमाउंट पे करेंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट तो आजकल बच्चों आप लोग जनरली सभी जानते होंगे कि भाई ये जनरली होता है बड़े बड़े कॉलेजेस में, आईटी सेक्टर्स में, कंप्यूटर्स में, एमबीएज में। मीन्स ये इसमें क्या होता है कि कंपनीज आती है और कॉलेज से ही क्या करती है, कैंपस से ही कैंडिडेट्स को चूज करके लेके जाती है।
रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉइज, जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं, मान लो कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैंने रिकमेंड कर दिया अपने किसी फ्रेंड के लिए, अपने किसी रिलेटिव के लिए, अपने भाई बहन के लिए कि भाई मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वहां पे मैंने हायर अथॉरिटी से कहा कि हाँ ये ना मेरा फ्रेंड है, ये बहुत अच्छा जो टीचर है, ये इसे अकाउंट्स बहुत अच्छी पढ़ाने आती है, ये इसे आप प्लीज रख लीजिए। आप इसे रखोगे तो आप जो है वो डिससेटिस्फाई नहीं होगे, ठीक है। तो मेरे कहने पर, मेरे गुडविल पर, मेरे विश्वास पर क्या किया गया, उसे जॉब ऑफर किया गया। तो यही होता है बच्चों रिकमेंडेशन, ठीक है, मीन्स पैरवी जो हम लोग बोलते हैं ना, तो ये तो पैरवी जब बोलेंगे तब तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। प्रेजेंट एम्प्लॉइज रिकमेंडेड द नेम्स of their friends, relatives, etc. to fill the vacant job position. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब हमें बहुत कम समय में जो लो ग्रेड के लेबर्स होते हैं उनको हायर करना पड़ता है, तो उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देना तो बहुत ही पॉपुलर काम है, और इसे हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग में जो इंटरनेट वगैरह के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, डिफरेंट साइट्स बनी हुई होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है naukri.com, monster.com, इस टाइप से बहुत सारा साइट रहता है ना जो कि जॉब प्रोवाइड करता है, जॉब के लिए बोलता है, फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसे चार्ज देने पड़ते, पे करने पड़ते हैं। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल सोर्सेज, जो बाहर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। अब इसके क्या फायदे होते हैं, तो क्वालिफाइड पर्सनल हमें मिलते हैं, हमारे पास चॉइस वाइडर होती है, फ्रेश टैलेंट आ सकता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागती है कि भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो आपस में कंपटीशन की भावना आ जाती है। फिर इसके भी कुछ डिमेरिट्स होते हैं, ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, जैसा कि आप देख रहे हो कि इतने सारे यहाँ पर सोर्सेज होते हैं, तो ये कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है, लेंदी हो जाता है, दैट मीन्स टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, यहाँ भी डिससेटिस्फैक्शन होता है क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि भाई क्या हमें उतनी कैपेसिटी नहीं थी, हम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आप जो है वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बाहर से बुलाओगे बंदों को, आपको जो है यहीं से रिक्रूटमेंट कर देनी चाहिए। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपस में एम्प्लॉइज में डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो वही काम हमारे बिजनेस में होता है कि अगर मान लो कि मिडिल लेवल पे जो काम कर रहे हैं और बोर्ड्स के लिए हमें कुछ बंदे चाहिए कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर जो मैनेजर की पोस्ट है, सॉरी जो सुपरविजरी लेवल पे काम कर रहे हैं उनको हमें मिडिल लेवल पे प्रमोशन देनी चाहिए, उसके बजाय हम क्या करते हैं, बाहर से मैनेजर्स को हायर करते हैं कि हाँ आप जाकर आप जो है अप्लाई करो जॉब के लिए, और फिर उसके बाद आपको जो है वो जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपस में जो नीचे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, सुपरविजरी लेवल पे काम कर रहे होते हैं, वो एलिजिबल है मैनेजर के पोस्ट के लिए, उनमें वो कैपेसिटी है, लेकिन उनको क्या किया जाता है, प्रमोशन नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं उनमें आपस में डिससेटिस्फैक्शन होता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर बच्चों हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके जैसे दूसरे बच्चों के पास ये पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।